नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के एक बेहतरीन रिकॉल जजमेंट की बात करने वाले। रिकॉल जजमेंट किया जाए या मैं कहूँ कि वो एक ऑर्डर हुआ जिसने पुराने जजमेंट को रिकॉल किया है। अब पुराना जजमेंट रिकॉल करने का कारण क्या पड़ा और कोर्ट को ये रिकॉल क्यों करना पड़ा, ये विषय हैं। विषय इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम सैद्धांतिक पक्ष को लेकर जजमेंट कर देते हैं, हम व्यावहारिक पक्ष को देखना भूल जाते हैं। और देखिए एक बात तो समझ लीजिए, जब आप प्रोग्रेसिव होते हैं, जब आप बहुत तेज़ी से देश को बढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारी कमियाँ पीछे रह जाती। लेकिन अंत भला तो सब भला की बात कही जाती है। अब कोई बात ऐसी जो सरकार के मोटो में हो, सरकार उस पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कर रही हो, सरकार उसमें ईज़ ऑफ डूइंग द कैरेक्टर कर रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से बना रही हो। विश्व में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है इस समय। और ये बात भी माननी ही पड़ेगी कि भारत विश्व में इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और इसके साथ जैसा मोदी जी ने कल कहा कि एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में जो भारत की ग्रोथ है, केवल विश्व ग्रोथ नहीं देख रहा, भारत की ग्रोथ का मॉडल भी अब विश्व के लिए एक इलस्ट्रेशन बनने वाला है। अगर ये ग्रोथ हम 20-25 साल चलाते रह गए, तो आप समझ लीजिए कि हम भी सिंगापुर और हम साथ-साथ अलग हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रधानमंत्री बना बैठा जिसको दूर तक देखना तो छोड़ दीजिए और नज़दीक देखना नहीं आता, बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू था। लेकिन 2014 के बाद मतलब मैं अटल जी की सरकार की एप्रिशिएट करता हूँ, उससे पहले जनता पार्टी की सरकार को भी एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अटल जी की सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे। मोदी जी के आने के बाद वो खजाना खोला, देश गंभीर स्थितियों में था, लेकिन देश ने जो स्पीड बढ़ाई और देश ने जिस प्रकार से विश्व के सामने अपने आप को सिद्ध किया है, हमारी पॉपुलेशन जो हमारी कमजोरी होती थी, उसको हथियार बनाया गया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कमजोरी होती थी, उसको हथियार बनाया गया। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार इसलिए कहता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने जब बनाना शुरू किया, तो भारत में रोजगार बढ़ना शुरू हुआ। भारत में करेंसी का इन्फ्लो शुरू हुआ, मार्केट में पैसा जाना शुरू हुआ और जैसे-जैसे मार्केट में पैसा हुआ वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, कंपनियाँ बनती गईं, लोगों के पास पैसे गए तो वो बनाने शुरू कर दिए। और ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार रुपया छाप देगी और बाँट देगी कि हर सबके अकाउंट में चलो हमने डाल दिए 1-1 करोड़ रुपया, जाओ ऐश करो। फिर अर्जेंटीना की तरह हो जाएगा कि अगर रुपया ज़्यादा डाल दिया जाएगा या रुपया फ्री में बाँट दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में देश में महँगाई निश्चित तौर से बढ़ जाएगी। कोई काम करने वाला नहीं होगा, प्रोडक्शन करने वाला नहीं होगा, सब खर्च करने वाले होंगे, सामान कहाँ से आएगा? सामान का प्रोडक्शन हो, जो कंट्री प्रोडक्शन में विश्वास करते हैं, वो कंट्री ही ग्रोथ रियलिटी में करते हैं। बाकी धन किसके पास है, वो अलग बात है। भारत में ये जो ग्रोथ प्लान है, इस ग्रोथ प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार ने ध्यान दिया, चाहे वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सुंदरीकरण की बात कही जाए, वो हर विषय पर इलेक्ट्रिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक और आसमान से लेकर जमीन तक, समुद्री क्षेत्र और सभी सभी चौतरफा विकास हुआ। यूनिवर्सिटियाँ बनी, मेडिकल कॉलेज बने, फैसिलिटीज़ बनी, ये सब कुछ जो बन रहा है, इससे रोज़गार क्रिएट हो रहा है और अब देश ग्रोथ कर रहा है, विश्व के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है। विश्व अब भारत से जलता-जुलता भी है, बहुत सारे निर्णय आते रहते हैं, चीज़ें दिखती हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसी का एक इलस्ट्रेशन है। लेकिन इस ग्रोथ में अगर आप कंप्लायंसेस की बात करने लगेंगे, अगर आप इस ग्रोथ में ये कहने लगेंगे नहीं, नहीं आपको ये मानना ही पड़ेगा, हम डिसाइड कर रहे हैं। सरकार के निर्णय को, सरकार के द्वारा पास किए गए कानून को पलटकर आप कहने लगेंगे कि नहीं हम इस बात का निर्णय करेंगे और मेरी बात मानना तुम्हारी मजबूरी है, नहीं मानोगे तो हम सरकार के बनाए हुए कानून को ही अब हम पलट देते हैं और सरकार के नियम को ही हम अवैधानिक घोषित कर देते हैं। तो आप समझ लीजिए सरकार का जो एक विज़न होता है, उस विज़न के विरुद्ध आपका निर्णय या किसी का भी निर्णय, वो निर्णय भारत के पूरे ग्रोथ प्लान को समस्या खड़ी कर सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर से है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा, देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, फैसिलिटी बढ़ाई जाएँगी, तो फिर निश्चित है कि एनवायरनमेंट की समस्याएँ आएँगी। अब एनवायरनमेंट क्लीयरेंस भारत में एक इश्यू है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विश्व में जिस प्रकार से एनवायरनमेंट को लेकर भारत सरकार ने इंटरनेशनल मानकों को अचीव कर लिया 5 साल पहले ही,
जो हमने डेडलाइन दी थी उससे बहुत पहले अचीव कर लिया है। जो पेड़ करोड़ों की संख्या में हम लगाते हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर हम सजग रहते हैं। हम जल सफाई की, नदी सफाई की, या फिर मैं कहूँ नमामि गंगे योजना, ये सब कुछ भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ कर रही है। और भारत सरकार कर ही नहीं रही, राज्य सरकारें भी हाथ मिला रही। जमुना जी दिल्ली की आप देख सकते हैं कि हर वर्ष जमुना जी का इन दिनों में क्या हाल होता था। इस बार छठ पूजा भी जमुना जी में लोगों ने डुबकी लगाकर मनाई है। यानी कि हम जो जल और वायु जिन दो पर ध्यान देना चाहिए, और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर, और इसके अलावा इन्वायरमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए, भारत सरकार उसमें पूरी शक्ति से लगाए हुए हैं। ये वैसे ही है जैसे दिवाली के दिए हम जलाते हैं, उससे पहले दिए जलाते ही हम बारूद भी फोड़ते हैं। तो दिए देशी घी के जलते हैं तो बारूद के जो इन्वायर जो 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 पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन को गाय का देसी घी मारता है और प्राणवायु पैदा करता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने वो साथ साथ रखा था। मोदी जी भी, मैं समझता हूं भारत सरकार आज की तारीख में दोनों चीजें साथ साथ चलाती है, प्रोग्रेस भी चला रही है और इन्वायरमेंट के वो भी कर रही है। अब इसमें जो सवाल आता है वो आता है कि क्या इन्वायरमेंट का क्लियरेंस मतलब स्टैट्यूटरी, मतलब वैसा लागू होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए, और कितना स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए? मैं मानता हूं कि एनवायरनमेंट का क्लियरेंस बिल्कुल स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए। पीछे एक जजमेंट आया था वन शक्ति का, बहुत बड़ा जजमेंट माना जाता था। वन शक्ति का जजमेंट आया, और वन शक्ति का जजमेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मैंने उस दिन भी कहा था, वन शक्ति का जो रेशियो आज आया है, जो कारण उन्होंने बताया और जो फाइनल कर दिया है, ये हमारे देश में करोड़ों लोगों को का रोजगार मार देगा। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो देश भर में चल रहे हैं, इनको बुलडोजर लगाएगा। भारत ने जितना कमाया नहीं, उससे बहुत ज्यादा पीछे भारत चला जाएगा। ऐसे जजमेंटों को वापस लेना ही होगा। अगर ऐसे जजमेंटों को वापस नहीं लिया गया, और तो सरकार को कानून पास करना होगा। अब अगर वन शक्ति वाले जजमेंट को, ऐसे ही मैंने कुछ हेडिंग बनवाई होगी जिसमें कहा होगा लाखों लोगों के को बेरोजगार करने के लिए आ गया जजमेंट। वो जजमेंट, वन शक्ति का जजमेंट, जिसने ये कहा था कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है और आपने एक ईंट भी लगा दी है, तो उसको बुलडोजर से गिराना पड़ेगा। अब इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात आपको बताते हैं। भारत में इन्वायरमेंटल लॉ है। इन्वायरमेंटल लॉ के तहत आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती, ईसी लेनी पड़ती, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लगाने के लिए। अब ईसी जब आप लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेते हैं, तो उसमें एक लैकुना मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने एक परिवर्तन कर दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद जो उन्होंने परिवर्तन किया, वो परिवर्तन ये था कि अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फिर अब आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लीजिए, और आपकी जो इन्वायरमेंट की समस्याएं उसमें हैं, जो गड़बड़ी आपने की है, जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए आवश्यक चीजें वो अब कर ली, हम आपको टाइम दे देते हैं, आप सही कर लीजिए। यानी कि आप भारत में डेवलपमेंट की कहानी लिखिए। अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपने नहीं लिया है, या लेना भूल गए हैं, या फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस की कोई गाथा नहीं कही गई है, तो ऐसी परिस्थिति में अब इन्वायरमेंट क्लियरेंस आप ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। आप अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद उसके मानक पूरे करिए, तो अब उन मानकों को पूरा कर लीजिए। आप सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाना शुरू कर दिया है, पेड़ नहीं लगाए गए, तो अब पेड़ लगा दीजिए। आपने सड़क बनाई 2 किलोमीटर, उसका एक मानक है कि इतने पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे, आप उतने पेड़ लगा दीजिए। आप मकान बना रहे हैं, उसका एक मानक है कि उसकी जमीन के अंडरग्राउंड वाटर आपको स्टोरेज करना पड़ेगा, आसमानी वाटर स्टोरेज करना पड़ेगा। उसको आपने नहीं किया तो अब बना लीजिए टैंक। लेकिन आपको वो कंप्लाइंस पूरी जरूर करनी पड़ेगी। सरकार ने कहा, सरकार ने कानून में संशोधन करके कहा कि वो क्लियरेंस आपको लेनी जरूर पड़ेगी, और इसका कोई उपाय नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आप पोस्ट फैक्टो, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पोस्ट फैक्टो आप ले सकते हैं। अगर आपसे गलती हो गई तो गलती सुधार का आपको अवसर मिलेगा, और जो नोटिस आपके पास जाएगा, उस नोटिस के अनुसार अगर आप उसको पूरा नहीं करते, तो फिर हम ध्वस्तीकरण का कार्रवाई चलाएंगे, अगर आप एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेते। अब ये बात जो सरकार ने ये पास कर दिया, और ये कहा कि भाई ये आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में भी ले सकते हैं, नहीं तो फाइनली हम आपका प्रोजेक्ट गिरा देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट को हजम नहीं हुई। हजम नहीं हुई, इससे मतलब पहले से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। मुरली देवरा का एक बड़ा जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वायरमेंट इज फ्रेश एयर इज ए फंडामेंटल राइट। यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट है। इन्वायरमेंट अच्छा मिले, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छा स्थान मिले, ये किसी भी व्यक्ति का भारत के फंडामेंटल राइट है। अब चूंकि ये फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू, उन्होंने कहा फिर इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बगैर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता, आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और इसके बड़े जजमेंट आ गए।
एलएमबी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का 2020 में एक जजमेंट आया। 2 जजेस की बेंच का जजमेंट था, ज्यादा बड़ा नहीं था। 2 जजेस की बेंच ने कहा कि पोस्ट फैक्टो इलेवल क्लियरेंस शुड नॉट बी नॉर्मली ग्रांटेड। ये पोस्ट फैक्टो नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में कुछ हो गया तो हो गया। अब इसके अतिरिक्त डी स्वामी वर्सेस कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक जजमेंट और आ गया। इस जजमेंट में भी कुछ ऐसे ही कर दिया। सरकार ने दोबारा उसको रिव्यू डाला। 3 जजेस की बेंच में रिव्यू गया। 3 जजेस की बेंच में 2-3 जजमेंट लगाए गए। उन 3 जजमेंटों को यह कहा गया कि भाई 2 जजमेंट तो 2 जजेस की बेंच के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट क्लियरेंस के बगैर नहीं हो सकता और ये स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए, सारे प्रोजेक्टों को बुलडोजर लगाकर गिरा दो। ये ऑर्डर में लिखा गया कि सारे प्रोजेक्टों को बुलडोजर लगाकर गिरा दीजिए। देश में अगर कोई काम हो गया है और आपने क्लियरेंस नहीं लिया था शुरू करने से पहले, यानी कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल फाइल में आपने इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं लगाया था और आपकी फाइल पास हो गई थी, आपने काम करना शुरू कर दिया था, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रोजेक्ट का अप्रूवल ही नहीं माना जाएगा। अब भारत में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, लाखों करोड़ की तादाद में इंडस्ट्री लग रही है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इन इंफ्रास्ट्रक्चरों के काम में अगर सरकारी हिसाब से कोई फाइल में वो नहीं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं था, तो वो प्रोजेक्ट कोई भी हो, आपने 2000 किलोमीटर रोड बना दी होगी, उसको बुलडोजर से गिराना पड़ेगा। आपने एक 5 किलोमीटर का ब्रिज बना दिया होगा, आपको बुलडोजर से गिराना पड़ेगा। आपने 100 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी होगी, आपको बुलडोजर से गिराना पड़ेगा। सरकार ये कह रही थी कि बिल्डिंग खड़ी हो गई, ठीक है, हम आपको तब तक उसको ऑपरेट नहीं करने देंगे जब तक कि आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं कर लेंगे, जो कमियां रहेंगी उनको पूरा नहीं कर लेंगे। आप उसको पूरा करिए, तभी हम आपके पेमेंट निकालेंगे, तभी हम आपकी फाइल अप्रूवल करेंगे, तभी वो लोगों को वहां रहने देंगे, तभी आगे का काम होने देंगे, नहीं तो हम आपका सब कुछ जाम कर देंगे, स्टे कर देंगे। सरकार इस पक्ष में थी कि हम स्टे कर देंगे और कोर्ट ये कह रहा है स्टे की जरूरत नहीं, इसको डेमोलिश करना पड़ेगा, तब कोई मानेगा। कॉमन कॉज का एक बड़ा जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और फिर वन शक्ति का जजमेंट आ गया। वन शक्ति के जजमेंट में जो ये कंफ्लिक्टिंग जजमेंट थे 2-3, जिसमें किसी में कहा गया कि ले सकते हैं, किसी में कहा नहीं ले सकते, किसी में कहा कुछ मामलों में ले सकते हैं, किसी ने कहा बिल्कुल नहीं ले सकते। ये कंफ्लिक्टिंग जजमेंट फिर वन शक्ति में आ गए, बड़ी बेंच पे आ गए। फुल बेंच ने स्ट्रिक्टली कहा वन शक्ति के केस में कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बगैर कोई प्रोजेक्ट चल नहीं सकता, और इन्वायरमेंट क्लियरेंस अगर किसी प्रोजेक्ट की पहले से नहीं ली गई है तो फिर वो प्रोजेक्ट आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। सरकार को आदेश मैंडेमस जारी कर दिया, आदेश दे दिया, देश भर में जितने प्रोजेक्ट इस प्रकार के बने थे उनको सबको गिरा दीजिए, उनको सबको बंद कर दीजिए। सरकार ने उस समय भी आर्गुमेंट कहा किया था और ये कहा था लाखों लोग, इंजीनियर्स, लेबर, तमाम तरह के ऑपरेटर्स सब काम कर रहे हैं, लाखों लोग इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे, लाखों परिवार इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम कंप्लायंस जरूर पूरी करेंगे, लेकिन हम कंप्लायंस पूरी करने की डेडलाइन जारी कर देते हैं। ये सब सरकार ने आर्गुमेंट किए। वन शक्ति में उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है लोगों का कि फ्रेश एयर मिले, और लोगों का फंडामेंटल राइट है इन्वायरमेंट उसको क्लियरनेस क्लियर मिले, इसलिए हम इस केस में आपको नहीं सुनेंगे, आपको ये सब गिराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ फिर से रिव्यू आया। 3 जजेस की बेंच बनी। 3 जजेस की बेंच में ऑनरेबल जस्टिस, इस बार ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई साहब की अध्यक्षता में वो बेंच बनी। ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा भाई पहले से भी जो जजमेंट है, 2 और जजमेंट है, इनको ओवरलुक किया गया है। हालांकि इसमें ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि कॉमन कॉज के जजमेंट जो 2018 में आया था, उसके बाद एलएमबी क्लियरली लेड डाउन दैट पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस वाज इम्परमिसिबल फॉर द प्रोजेक्ट्स। फिर उन्होंने कहा कि जब बाद की जजमेंट जिसकी कंफ्लिक्ट की बात कर रहे हैं वो पुराने जजमेंटों को चूंकि लेकर नहीं आता, इसलिए ये परक्यूरियम नहीं है, पर इनक्यूरियम नहीं है। इसको समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एवरी जजमेंट मस्ट बी परक्यूरियम। पर इनक्यूरियम अगर कोई जजमेंट है, यानी कि पर इनक्यूरियम का मतलब होता है कि पीछे जो भी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जजमेंट है उनको बेस बनाकर ही नया जजमेंट लिखा जा सकता है। कोई भी नया जजमेंट तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट कहां तक आया है अभी तक वो पूरी हिस्ट्री नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर आप एक पार्टिकुलर फैक्ट को लेकर आज मेरे पास आए हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट कर देता है लेकिन पुराने इतिहास को वहां कवर नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जजमेंट वैलिड नहीं है, वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता। ये कानून है पर इन क्यूरियम का।
अब उन्होंने कहा कि जो बाद का जजमेंट आया, मतलब जो डी स्वामी के कॉन्ट्रेरी में जजमेंट आया, कॉमन कॉज के कॉन्ट्रेरी में ये डी स्वामी का जजमेंट आया, ये और एलेम्बिक का जजमेंट है। चूंकि कॉमन कॉज का जजमेंट ऑलरेडी ये कह रहा था कि इम्परमिसिबल है, कोई कुछ कुछ हो ही नहीं सकता जब तक आप इन्वायरमेंट वो नहीं लेकर गए, क्लियरेंस नहीं लेकर गए। तो उन्होंने कहा ये जो रास्ता खोला है कि भाई ले भी सकते हैं, उसमें कुछ मामलों में ले सकते हैं, कुछ बड़े मामलों में, कुछ छोटे मामलों में जनरल रूल नहीं है, ये सब जो रास्ते खोले गए ये इन एज पर इनकुरियम, यानी कि उनका कहना था दो जजमेंट आर पर इनकुरियम है, इसलिए आप per incurium judgment is not binding on the subsequent coordinated bench। बाद में जिसने भी कहा होगा वो चूंकि वो पिछले वाले को कवर नहीं करता इसलिए जजमेंट ही नहीं है वो। चीफ जस्टिस ने कहा चूंकि जजमेंट कंफ्लिक्टिंग, और मैं भी कहता हूं कि अगर चलो भाई पिछले वाले को कवर नहीं किया, दो जजमेंट इस तरह के आगे, दो उसके, तो भी तो कंफ्लिक्टिंग पॉइंट बनते हैं, तो भी तो बड़ी बेंच को जाना ही चाहिए, दो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन जो तीसरे जज हैं इसमें, उन्होंने भी सीजीआई का साथ देते हुए कहा कि भाई ये जजमेंट जो है वो ये बाकी के जजमेंटों को चूंकि ध्यान में नहीं रखा गया, देश की प्रोग्रेस या मैं कहूं कि देश का जो स्ट्रक्चर प्लान है, इस समय देश की जो रफ्तार है, देश में जो सरकार कह रही है, जो करने की कोशिश करी, या मैं कहूं देश का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुरूप चूंकि पहले से दूसरे जजमेंट इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, इसलिए इन मामलों में फिर से विचार करना चाहिए। मामलों में विचार मतलब इन्वायरमेंट में मामलों में क्या विचार करना चाहिए, उन्होंने जजमेंट को वापस ले लिया। वन शक्ति का जजमेंट जो ये कह रहा था, बड़ी बेंच का जजमेंट जो ये कह रहा था कि नहीं नहीं भाई ये तो बाइंडिंग नेचर का है, उन्होंने कहा वन शक्ति का जजमेंट हम वापस लेते हैं और अब इसको फिर से नए सिरे से सुनवाई करेंगे। आप समझ लीजिए कि नए सिरे से सुनवाई होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ये कह रही है कि हम बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब जो हो गया है पीछे उसको सही नहीं किया जा सकता। करोड़ों इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो चुके हैं जिसमें करोड़ों की लेबर लग चुकी है, अरबों रुपया खरबों रुपया लग चुका है, भारत का ग्रोथ प्लान पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। हम उन सबको गिरा दें, अब जितनी शक्ति बनाने में लगेगी उससे ज्यादा शक्ति गिराने में लगेगी, और गिराने का मतलब है कि निगेटिव ग्रोथ प्लान भारत को बिल्कुल धरातल में ले जाना। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को वापस लिया और वापस लेकर अब वो फिर से सुनवाई करेंगे कि वाकई में ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस भविष्य में लिया जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो क्या क्लियरेंस भविष्य में लिया जा सकता है और उसका संज्ञान भी लिया जा सकता है। मैं समझता हूं अब नए सिरे से इसका जजमेंट आएगा, लेकिन ये जिस दिन आया था वन शक्ति का जजमेंट उस दिन ही मैंने कहा था और उसी दिन देश में हड़कंप मचा था। सरकार ने रिव्यू डाला था, रिव्यू में सरकार के रिव्यू को आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया और फिर से उसको रिकॉल करते हुए फिर से सुनवाई की बात कही, जहां तक मैं समझ पाया हूं इसको। बाकी आप लोग वो जजमेंट आ जाए तो ऑर्डर आए तो उसको पढ़िएगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं कंफ्यूज हो गया हूंगा तो फिर आप उसको सही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।